नमस्कार, मैं हूं चेतना और डीसी न्यूज इंडिया के साथ आप देख रहे हैं आज की खास खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को ओमान की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर मस्कट पहुंच चुके हैं, जहां उनका गर्मजोशी भरा स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने ओमान में भारतीयों के उत्साह की सराहना करते हुए कहा कि दोनों देश के बीच जन संबंधों को दर्शाता है। एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा कि मस्कट हवाई अड्डे पर हार्दिक स्वागत के लिए ओमान के रक्षा मामलों का उप प्रधानमंत्री महामहिम सैयद शिहाब बिन तारिक अल सईद के प्रति मैं अत्यंत आभारी हूं। भारत ओमान मित्रता पर विचारों का आदान प्रदान करते हुए हमारी बहुत अच्छी बातचीत भी हुई। भारत और ओमान गुरुवार को मस्कट में एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे, जिससे वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स, रत्न एवं आभूषण जैसे क्षेत्रों में अधिक अवसर खुलेंगे। ये समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में होगा। 3 राष्ट्रों की 4 दिवसीय यात्रा के अंतिम चरण में बुधवार को मोदी इथियोपिया के अदीस अबाबा से ओमान के मस्कट पहुंच गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल एक एफटीए हस्ताक्षर के लिए पहले से ही मस्कट पहुंच चुके हैं। मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत, जिसे आधिकारिक रूप से सीईपीए व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता कहा जाता है, वो नवंबर 2023 में शुरू हुई थी और इस वर्ष समाप्त हुई। राष्ट्रीय राजधानी में बढ़े वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए गुरुवार यानी कि 18 दिसंबर से सख्त नियम लागू किए गए हैं। अब बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र यानी कि पीयूसीसी की गाड़ियों की पेट्रोल पंपों पर ईंधन ही नहीं मिल पाएगा। इसके साथ ही राजधानी से बाहर पंजीकृत गैर BS6 मानक वाली गाड़ियों को भी दिल्ली में एंट्री नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा सभी प्राइवेट और सरकारी दफ्तरों में 50% कर्मचारियों को कंपलसरी वर्क फ्रॉम होम देना होगा। इसके अलावा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ओर से लागू ग्रेड 4 के प्रतिबंध भी लागू रहेंगे। बड़ी संख्या में इंडिगो की उड़ानों के रद्द होने से यात्रियों को हुई कठिनाइयों के मामले का परीक्षण अब संसदीय समिति कर रही है। बुधवार को समिति के समक्ष इंडिगो के सीओओ इसिद्रो पोर्कुएरेस और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव समीर कुमार सिन्हा ने पेश होकर हफ्ते भर से ज्यादा समय तक रही मुश्किल स्थिति पर अपना पक्ष रखा। इस मामले में संसदीय समिति ने एयरलाइन कंपनी और नागरिक उड्डयन के महानिदेशक डीजीसीए के जवाबों को कपटपूर्ण और अस्पष्ट दुविधा में डालने वाला माना है। स्थायी समिति की बैठक में पाया गया कि इंडिगो और डीजीसीए के जवाबों में उड़ानों के रद्द होने और उससे पैदा हुए अराजकता के लिए तकनीकी कारणों को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की गई। इन जवाबों में जिम्मेदारी लेने का भाव नहीं है। बुधवार को करीब 4 घंटे चली संसदीय समिति की बैठक में एयर इंडिया एक्सप्रेस, अकासा और स्पाइस जेट के अधिकारी भी मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि मंत्रालय ने इस मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी नियुक्त की है। माना जा रहा है कि ये कमेटी 28 दिसंबर तक केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। आने वाले समय में भारत की ऊर्जा दुनिया में एक ऐतिहासिक परिवर्तन देखने को मिलने वाला है। इसीलिए ऐसा है क्योंकि बुधवार को लोकसभा में सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि शांति बिल पारित हो गया। इस बिल का मुख्य उद्देश्य परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना और इस क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना है। बता दें कि अभी तक ये क्षेत्र मुख्य रूप से सरकारी नियंत्रण में रहा था, लेकिन अब नए कानून के तहत इस क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जा सकेगी। केंद्र सरकार का तर्क है कि इससे तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि बिल के लोकसभा में पेश होने के बाद विपक्ष ने इसका जमकर विरोध किया। विपक्ष के सांसदों का दावा है कि ये कानून न्यूक्लियर डैमेज के लिए सिविल दायित्व अधिनियम 2010 के प्रावधानों को कमजोर कर रहा है। माना जा रहा है कि इस नए कानून के बनने के बाद 63 साल पुराने राज्य एकाधिकार को तोड़ते हुए प्राइवेट कंपनियों को परमाणु ऊर्जा उत्पादन में हिस्सेदारी मिलेगी। देश में सबसे पहली बार जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित लॉस्ट एंड फाउंड प्रणाली लागू की गई है। हवाई अड्डा लिमिटेड ने यात्रियों के खोए हुए सामान को तलाशने और उन्हें वापस सौंपने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए पूरी तरह से स्वचालित प्रणाली का प्रारंभ किया है। अब यात्रियों को अपना सामान खोने अथवा छूटने पर परेशान नहीं होना पड़ेगा। उन्हें आसानी से अपना सामान मिल जाएगा। इस तकनीक की आधिकारिक घोषणा बुधवार को की गई है। जयपुर इंटरनेशनल हवाई अड्डा देश का पहला ऐसा हवाई अड्डा बन गया है जहां दोनों टर्मिनल पर पूरे सप्ताह 24 घंटे ये सुविधा मिल पाएगी।
राजधानी दिल्ली में प्रदूषण अब गंभीर श्रेणी में है। बृहस्पतिवार सुबह की शुरुआत धुंध और कोहरे के साथ हुई। आसमान में स्मोक की चादर दिखाई दी। कई क्षेत्रों में जहरीली स्मोक की मोटी परत छाई रही। इसके चलते दृश्यता कम रही। आनंद विहार समेत कई इलाकों में हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। सीपीसीबी यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार इलाके के आसपास AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 415 है, जिसे गंभीर श्रेणी में रखा गया है। AQM यानी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली NCR में ग्रेप स्टेज 4 के तहत सभी एक्शन लागू कर दिए हैं। राजधानी दिल्ली और NCR फिलहाल प्रदूषण से बेहाल है। संसद में विपक्ष लगातार प्रदूषण पर चर्चा की मांग कर रहा था। बिगड़ते वायु प्रदूषण संकट को लेकर विपक्ष द्वारा लगातार की गई मांग के बाद आज सरकार प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। दरअसल संसद में विपक्षी सदस्यों द्वारा हवा की खराब गुणवत्ता और मौजूदा उपायों की प्रभावशीलता पर लगातार चिंता जताए जाने के बाद ये चर्चा होने वाली है। विपक्षी सदस्यों के सवालों के बाद लोकसभा में शाम 5 बजे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव सवालों, आपत्तियों और सुझावों का जवाब देंगे। ग्रामीण रोजगार, गांव की आत्मनिर्भरता और महात्मा गांधी के विरासत को लेकर लोकसभा में बुधवार को लंबी और वैचारिक बहस देर रात तक जारी रही। लोकसभा रात को 1:35 को स्थगित हुई। मनरेगा के स्थान पर लाए गए विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण यानी कि VBG रामजी विधेयक पर चर्चा के दौरान सरकार और विपक्ष आमने सामने दिखे। रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी विधेयक 2025 पर बुधवार को आधी रात के बाद चर्चा समाप्त हुई, जिसमें 98 सदस्यों ने भाग लिया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को इस बहस का जवाब देंगे। श्री बांके बिहारी मंदिर से प्रबंधन ने हाई पावर्ड कमेटी के आदेश पर सेवाधिकारी के साथ रहने वाले भोग भंडारियों का प्रवेश वर्जित किया तो बखेड़ा खड़ा हो गया। श्रद्धालुओं से प्रसाद और भोग लेने वाला भी मंदिर में नहीं मिला तो श्रद्धालुओं ने हंगामा कर दिया। प्रबंधन के इस निर्णय की सूचना पर भोग भंडारियों के संग कई सेवायत पहुंच गए। मामला बढ़ता उससे पहले कमेटी के अध्यक्ष के आदेश पर भोग भंडारी को वापस से अनुमति दे दी गई, जिससे स्थिति वापस से सामान्य हो गई। राजधानी दुरंतो और शताब्दी एक्सप्रेस के बाद अब भारतीय रेलवे ने टिकट सत्यापन प्रणाली को देश भर की अन्य 100 ट्रेनों में लागू करने का निर्णय लिया है। इस प्रणाली के तहत तत्काल टिकट बुकिंग के लिए यात्रियों को OTP बताना अनिवार्य होगा। ये कदम टिकटों की कालाबाजारी को रोकने और वास्तविक यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि तत्काल टिकट बुक कराने के समय अपना सक्रिय फोन साथ रखें और सही मोबाइल नंबर ही आरक्षण फॉर्म में दर्ज करें। गलत या निष्क्रिय नंबर होने की स्थिति में OTP प्राप्त नहीं होगा, जिससे टिकट बुकिंग में परेशानी आ सकती है। कोलकाता के कंकुरगाची में एक सिलेंडर के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद इलाके में दहशत फैल गई और लोग अपने घरों को छोड़कर भाग आए। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि इस सिलेंडर में विस्फोट के कारण आग लगी। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने की कोशिश में लगी हुई है। शुरुआती जानकारी के अनुसार बुधवार देर रात करीब 2:30 बजे यहाँ पर एक ऑक्सीजन सिलेंडर के गोदाम में आग लगी और आग तेजी से कई गोदामों तक फैल गई, जिसमें बगल में एक प्लास्टिक स्क्रैप का गोदाम भी शामिल था। स्थानीय निवासियों का दावा है कि एक के बाद एक सिलेंडर फटने से कई घरों की खिड़कियों के शीशे तक टूट गए, जिससे लोग काफी दहशत में आ गए। गुजरात हाईकोर्ट ने मुस्लिम वक्फ संस्थाओं की याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिसमें कोर्ट फीस में छूट की मांग की गई थी। मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि वक्फ ट्रिब्यूनल के दायर याचिकाओं पर गुजरात कोर्ट फीस अधिनियम 2004 लागू रहेगा। ये मामले सिविल कोर्ट की तरह देखे जाएंगे। अब मुस्लिम वक्फ को दूसरे धार्मिक ट्रस्टों या चैरिटेबल संस्थाओं के बराबर ही माना जाएगा। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब वे मुस्लिम वक्फ बोर्ड और उससे जुड़े संस्थानों को दूसरे धार्मिक ट्रस्टों की तरह ही कोर्ट फीस देनी होगी। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने एक साथ वक्फ की करीब 150 याचिकाओं को भी खारिज कर दिया है। लोगों का मानना है कि ये फैसला कानूनी प्रक्रिया में समानता स्थापित करता है, पुराने मुकदमों के निपटारे में भी तेजी लाएगा।
यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी बिल पर उत्तराखंड की धामी सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने यूसीसी और धर्म की स्वतंत्रता और गैरकानूनी धर्मांतरण निषेध अधिनियम से संबंधित संशोधन बिल वापस लौटा दिए हैं। उन्होंने तकनीकी खामियों का हवाला दिया है और एक अधिकारी ने कहा कि ग्रामर और तकनीकी खामियों के अलावा राज्यपाल ने नए कानूनों में कुछ अपराधों के लिए सजा की अवधि पर भी सवाल उठाए हैं। अब बिल गवर्नर के ऑफिस से वापस आ गए हैं, इसलिए उन्हें फिर से बनाना होगा। बताई गई गलतियों को हटाया जाएगा और दूसरी तकनीकी कमियों को भी ठीक किया जाएगा। अधिकारी ने कहा कि सरकार के पास दो विकल्प होंगे, या तो अध्यादेश लाकर संशोधनों को पास कराए या तो उन्हें फिर से विधानसभा में पास करवाकर राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेज दे। अक्सर आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स जो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं वो आसानी से हर किसी को समझ नहीं आता है। वजह है उनकी राइटिंग। कई बार तो फार्मासिस्ट भी डॉक्टर की लिखावट समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से लोगों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब डॉक्टर्स दवा की पर्ची लिखने में मनमानी नहीं कर पाएंगे। उन्हें अब साफ और पढ़ने योग्य प्रिस्क्रिप्शन की पर्ची पर लिखना अनिवार्य होगा। इसको लेकर राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग यानी कि एनएमसी ने एक बड़ा फैसला लिया है। आयोग के फैसले के तहत अब देश के सभी मेडिकल कॉलेज में एक उप समिति का गठन होगा, जो डॉक्टरों को प्रिस्क्रिप्शन यानी पर्चियों की निगरानी करेगी। यानी अब डॉक्टरों के लिए साफ, स्पष्ट और पढ़ने योग्य पर्ची लिखना जरूरी होगा। आयोग का मानना है कि अस्पष्ट पर्चियों की वजह से गलत दवा, इलाज में देरी और मरीजों की जान को खतरा तक पैदा हो रहा है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कई दिनों से भूचाल चल रहा है। अब एक नया मामला सामने आया है, जिसमें फडणवीस सरकार के खेल एवं युवक कल्याण मंत्री माणिकराव कोकाटे पर एक्शन लिया गया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उनके सभी मंत्रालय छीन लिए हैं। सीएम फडणवीस द्वारा उठाया गया ये कदम डैमेज कंट्रोल की एक बड़ी कोशिश माना जा रहा है। माणिकराव कोकाटे को 1995 के एक धोखाधड़ी और जालसाजी मामले में नासिक कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। वो एनसीपी के वरिष्ठ नेता है और खेल मंत्री थे। इसी मामले में नासिक की कोर्ट ने 20 फरवरी को आदेश को बरकरार रखते हुए मंगलवार को कहा था कि कोकाटे ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित फ्लैट आवंटित कराने के लिए फर्जी दस्तावेज जमा किए और राज्य सरकार को धोखा दिया, जबकि कोकाटे एक समृद्ध किसान है। वहीं इस मामले को बुधवार को उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिया गया। इससे कोकाटे पर मंत्री पद के इस्तीफे का दबाव बना हुआ था और इसके बाद इनका इस्तीफा आ चुका है। इसके बाद वे लीलावती अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। इस मामले में माणिकराव कोकाटे की विधायकी पर तलवार लटक चुकी थी, लेकिन अब उन्होंने इस्तीफा देकर इस पूरी अटकलों पर अंत ला दिया है। दिल्ली पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय साइबर सिंडिकेट का भंडाफोड़ करते हुए देश भर से 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह सोशल मीडिया पर भारी मुनाफे का लालच देकर 16 करोड़ रुपए की ठगी कर चुकी है। पुलिस ने केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, यूपी और दिल्ली में छापामारी कर शौकत अली, अदनान रजा और देवेंद्र पांडे समेत 9 लोगों को पकड़ा है। जांच में सामने आया है कि इस गिरोह के तार दुबई तक से जुड़े हैं। आरोपी फर्जी बैंक खाते खुलवाकर ठगी की रकम को कई लेयर्स में घुमाते थे ताकि पकड़े ना जा सके। डीसीपी वेस्ट के अनुसार राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल की 286 शिकायतें सीधे तौर पर इन खातों से जुड़ी मिली थी। पुलिस ने इनके पास से 11 मोबाइल, सिम कार्ड और कई चेकबुक भी बरामद की है। गिरोह का शिकार बने एक व्यक्ति की 21 लाख रुपए की शिकायत के बाद ये बड़ी कार्यवाही की गई। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच लखनऊ में खेला जाने वाला चौथा टी20 तो रद्द हो गया, लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया पर जसप्रीत बुमराह का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें वो अपना आपा खोते हुए दिख रहे हैं। बुमराह को एयरपोर्ट पर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने झपट्टा मारकर फोन ही छीन लिया और फैन का फोन पटक दिया। और बुमराह से जुड़ी इस पूरी घटना का वीडियो एयरपोर्ट का है, जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जोधपुर एयरपोर्ट पर बुधवार को मुंबई जा रहे इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट में सवार एक बच्चे की अचानक से तबीयत बिगड़ने के कारण पायलट ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्परता दिखाते हुए टेक ऑफ को रोक दिया और विमान को वापस एयरपोर्ट लाने का निर्णय लिया। पायलट की सूझबूझ से न केवल बच्चे की जान बचाई जा सकी, बल्कि विमान में सवार अन्य यात्रियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हुई।
बुधवार की रात घने कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से चेन्नई और अहमदाबाद में वाराणसी पहुंचे विमानों को लैंडिंग की अनुमति नहीं मिल पाई। इंडिगो का विमान चेन्नई से वाराणसी हवाई क्षेत्र में पहुंचा, लेकिन दृश्यता कम होने के कारण उसे वापस कोलकाता भेज दिया गया। अहमदाबाद से आया स्पाइसजेट का विमान भी लखनऊ डाइवर्ट किया गया। विमान रद्द होने से यात्रियों को होटलों में ठहराया गया और कुछ ने रिफंड भी लिया। तो ये थी देश और दुनिया से जुड़ी अब तक की खास खबरें। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहे DC न्यूज इंडिया।